बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क कोर्स। डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क के कोर्स का ये हमारा लेक्चर नंबर 11 है और अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया कि किस तरह से हम एफटीपी को यूज कर सकते हैं फॉर फाइल ट्रांसफरिंग और इलेक्ट्रॉनिक ईमेल के लिए किस तरह से हम एसएमटीपी को यूज करते हैं। और पॉप 3 प्रोटोकॉल विच इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 क्यों यूज हम करते हैं, और आई मैप क्या है विच इज इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये दोनों प्रोटोकॉल्स हम क्यों यूज करते हैं। फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि पुश प्रोटोकॉल्स कौन से होते हैं और पुल प्रोटोकॉल्स कौन से होते हैं। अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, और चैप्टर नंबर 2 का जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इट इज डीएनएस। डीएनएस इज बेसिकली डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम है क्या और हमें क्यों इसे यूज करना है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम थोड़ा सा इसको रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं। अगर हम रियल लाइफ में देखें तो इंसानों को पहचानने के लिए हमारे पास कुछ आइडेंटिफायर्स मौजूद हैं। अगर हम देखें तो आम जिंदगी में अगर हम एक दूसरे को पहचाने तो हम पहचानते हैं थ्रू अ नेम, ठीक है। लेकिन अगर हम अपनी कोई फाइल किसी नेशनल डिपार्टमेंट के अंदर, लेट सपोज आपने अपना नादरा के अंदर आपने कोई रिकॉर्ड अगर चेक करना है तो यू 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 विल बी आइडेंटिफाइड बाय योर सीएनआईसी नंबर, ठीक है। इसी तरह से अगर आप अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज की बात करें तो आप वहां पे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से पहचाने जाते हैं। तो इसका मतलब है कि एक डिफरेंट सिनेरियो के अंदर आपकी आइडेंटिफिकेशन डिफरेंट हो जाती है। इसी तरह से चूंकि हम इंटरनेट को एज एन एग्जांपल लेके चल रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क के कोर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, तो हम कहते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर हमारे पास मल्टीपल होस्ट या राउटर्स मौजूद हैं, और हर जो होस्ट है उसको हम दो तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या तो उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय हिज और हर होस्ट नेम, और या तो हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूजिंग आईपी एड्रेसेस। अगर हम एज ए ह्यूमन बात करें तो हमारे लिए नामों को याद रखना आसान है, जबकि अगर हम राउटर्स की बात करें तो राउटर्स के लिए आईपी एड्रेसेस को प्रोसेस करना आसान है, ठीक है, क्योंकि वो न्यूमेरिकल नंबर्स हैं तो उनको प्रोसेस करना उनके लिए आसान है। जबकि अगर हम उनको नेम दे दें तो नेम चूंकि अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज हैं विच इज अल्फाबेट्स हैं, तो उन अल्फाबेट्स को प्रोसेस करने में राउटर्स को टाइम लगेगा। सो बेसिकली यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि ह्यूमन बींग्स के लिए नेम को अंडरस्टैंड करना आसान है, जबकि राउटर्स के लिए नंबर्स को आइडेंटिफाई या अंडरस्टैंड करना आसान है। इसका मतलब है कि हमें दरमियान में एक इंटरमीडिएट सिस्टम चाहिए जो कि आईपी एड्रेस को नेम में और नेम को आईपी एड्रेस में चेंज कर सके। सो how we can map the IP address to a name and name to the IP address? The answer to this question is using domain name system, ठीक है। सो अब डोमेन नेम सिस्टम बेसिकली क्या है। डोमेन नेम सिस्टम हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस किस तरह से है कि आप डीएनएस सर्वर्स का एक डेटाबेस बनाते हैं जो कि हिरारिकल वे के अंदर स्टोर हुए हुए होते हैं, या एक हिरारिकी के अंदर इम्प्लीमेंट हुए हुए होते हैं, जो कि आपके नेम और आईपी को स्टोर करते हैं, एक डेटाबेस मेंटेन करते हैं, ठीक है। ये एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो कि होस्ट और सर्वर यूज करते हैं ताकि वो नेम्स को ट्रांसलेट कर सकें आईपी एड्रेस में और आईपी एड्रेस को नेम में रिजॉल्व कर सकें, ठीक है। जब हम बात करते हैं एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स की, तो बहुत से एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स हैं जो कि डीएनएस को यूज करते हैं एज अ बैकबोन फॉर ट्रांसलेशन, ठीक है। अगर हम बात करें डेटा ट्रांसफर की, तो जो हमारा डोमेन नेम डीएनएस प्रोटोकॉल है वो बेसिकली यूडीपी को यूज करता है, और जो पोर्ट ये यूज करता है इट इज पोर्ट 53। जबकि हम अगर एचटीटीपी और एफटीपी की बात करें तो ये दोनों प्रोटोकॉल्स हमारे टीसीपी कनेक्शंस ओपन करते हैं, जबकि डीएनएस जो हमारा डीएनएस प्रोटोकॉल है वो यूज करता है यूडीपी कनेक्शन, और जो पोर्ट यूज करता है इट इज पोर्ट 53, ठीक है। हम डीएनएस को आम जुबान में अगर समझने की कोशिश करें तो हम कहते हैं लेट सपोज आपने एक वेबसाइट विजिट करनी है, और उस वेबसाइट का नाम हम देते हैं कि वेबसाइट का नाम है www.geeks.com/ हम कहते हैं लेट्स सपोज strings.html, ठीक है। एक पर्टिकुलर पेज हमने एक वेबसाइट पे विजिट करने के लिए यूआरएल लिखी है। सो अब क्या होगा, बैकएंड पे
हमारे पास जब भी हमने इस वेबसाइट को विजिट करना होगा, जैसे ही हमने यूआरएल में ये चीज लिखी है, तो जो क्लाइंट साइड है डीएनएस का वो एक्टिव हो जाएगा। वेब ब्राउजर क्या करेगा, इस वेबसाइट में से होस्ट को फेच करेगा, जो हमारा होस्ट नेम है वो एक्सट्रैक्ट किया जाएगा इसमें से। तो इसमें हमारा होस्ट नेम क्या है कि बेसिकली गीक्स ऑफ गीक्स का जो वेब सर्वर है ये एक्चुअली होस्ट है। सो जो हमारा ब्राउजर है वो इस यूआरएल में से होस्ट नेम को एक्सट्रैक्ट करेगा और क्लाइंट साइड को कह देगा कि क्लाइंट साइड का डीएनएस उसे बताएगा कि तुम ये वाला जो आईपी है, ये जो सर्वर है इसका आईपी एड्रेस जरा बताओ कि इसका आईपी एड्रेस क्या है। तो जो क्लाइंट साइड का डीएनएस है वो सर्वर डीएनएस सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा कि गीक्स फॉर गीक्स का आईपी एड्रेस बताओ मुझे, ठीक है। तो जो डीएनएस सर्वर है वो इस क्यूरी का रिप्लाई भेजेगा क्लाइंट साइड को, क्लाइंट बता देगा ब्राउजर को कि जो आईपी एड्रेस तुमने रिक्वेस्ट किया था वो ये है, ठीक है। अब ब्राउजर को पता चल गया कि गीक्स फॉर गीक्स का आईपी एड्रेस क्या है, लेट्स सपोज 192.168.2.10 है, ठीक। तो अब क्या करेगा, 2.10 पे वेब ब्राउजर एक टीसीपी कनेक्शन ओपन करेगा और अपनी जो कम्युनिकेशन है वो पॉसिबल बनाएगा, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली अ ब्रीफ ओवरव्यू कि किस तरह डीएनएस काम करता है। अब हम कह सकते हैं कि जो हमारा डीएनएस है ये हमें एडवांटेज तो प्रोवाइड करता है, लेकिन इसकी वजह से हमारा थोड़ा सा डिले जो है वो बढ़ जाएगा क्योंकि हम ट्रांसलेशन का काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो इसका एक डिसएडवांटेज है, ये इसके एडवांटेज के लिए कि अगर हम कंपेयर करें तो एडवांटेज के सामने ये बहुत छोटा है, तो हम इसको ओवरकम कर देते हैं। तो जो पहली सर्विस हमने डीएनएस की देखी, इट इज दैट इट प्रोवाइड translation facility to the user, that it translate the IP to the name and vice versa, ठीक है, कि IP को नाम में ट्रांसलेट करेगा और नेम को IP में ट्रांसलेट करके बता देगा। अदर डीएनएस सर्विसेज में इंक्लूड होस्ट एलाइजिंग, ठीक है। तो पहली सर्विस तो यही है कि ये ट्रांसलेशन की सर्विस प्रोवाइड करता है। दूसरी सर्विस क्या है कि ये होस्ट एलाइजिंग की सर्विस प्रोवाइड करता है। अब होस्ट एलाइजिंग क्या है कि जब आप एक सर्वर कोई भी होस्ट नेम रखते हैं तो वो होस्ट नेम इतना सिंपल नहीं होता। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमने एक होस्ट है, उसका नेम एक्चुअल नेम क्या है, उसका नेम है relay1.westcoast.enterprise.com, ठीक है। ये एक्चुअली उसके होस्ट, कोई भी एक वेब सर्वर है उसका होस्ट नेम ये है, ठीक। अब अगर हम ये होस्ट नेम देखें तो ये एक होस्ट नेम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा होस्ट नेम है, इसको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है। तो क्या किया जाता है कि इस होस्ट नेम के निक नेम रखे जाते हैं, जैसे कि मैं इसको कह दूं enterprise.com या मैं इसे कह दूं relay1.com, ठीक है। तो मैंने इसके कोई भी निक नेम रख दिया, ठीक। तो जब हम इसका निक नेम रख देते हैं तो ये जो निक नेम है ये कहलाता है अलाइज्ड नेम, और जो इसका एक्चुअल कॉम्प्लेक्स नेम है इट इज नोन एज कैनोनिकल नेम, ठीक है। सो कैनोनिकल नेम चूंकि याद रखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो जो अलाइज नेम है वो प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो आसानी से याद रह जाए। तो ये जो कन्वर्जन है बिटवीन द कैनोनिकल एंड अलाइज नेम है, ये सर्विस भी आपको डीएनएस प्रोवाइड करता है कि आप तो बताते हैं उसका निक नेम या अलाइज नेम, लेकिन बैकएंड पे जो कैनोनिकल नेम है वो भी स्टोर हुआ होता है। तो जब आप अलाइज नेम बताते हैं तो डीएनएस जो डेटाबेस है उसमें से एक्चुअली जो कैनोनिकल नेम है उस पर रिक्वेस्ट सेंड कर दी जाती है। इसी तरह से जब हम होस्ट अलाइजिंग की बात करते हैं तो मेल सर्वर अलाइजिंग की फैसिलिटी भी हमें जो डीएनएस सर्वर है वो प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड करता है कि आपकी जिस तरह से होस्ट नेम अलाइज हो सकते हैं, इसी तरह से आपके जो मेल सर्वर है उनके नाम भी अलाइज हो सकते हैं। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमारा जो जीमेल सर्वर है उसका एक्चुअल नेम है relay1.westcoast.gmail.com, ठीक है। तो आप इसको अलाइज नेम आपने इसका gmail.com रख दिया, तो आपके जो कैनोनिकल नेम है इसका वो एक्चुअली relay1.westcoast.gmail.com है। तो ये जो ट्रांसलेशन बिटवीन द कैनोनिकल नेम एंड अलाइज नेम है ये हमें प्रोवाइड करेगा हमारा डीएनएस सर्वर, ठीक है। फिर जो सर्विस हमारी चौथी सर्विस डीएनएस प्रोवाइड करता है, इट इज लोड डिस्ट्रीब्यूशन। अब लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमारा गूगल का सर्वर हमारी जितनी भी HTTP रिक्वेस्ट है या जितनी भी वेब रिक्वेस्ट है उनको रिजॉल्व कर रहा है। तो अब अगर हम देखें
तो दुनिया में मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ जो वेब रिक्वेस्ट हैं वो जनरेट की जा रही हैं। तो एक वेब सर्वर उन रिक्वेस्ट को अगर रिस्पॉन्स करना शुरू कर दे तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो क्या होता है कि एक वेबसाइट के मल्टीपल सर्वर्स मौजूद है, ठीक है। तो एक वेबसाइट को मल्टीपल सर्वर्स पे इंप्लीमेंट किया जाता है। अब हर सर्वर एक अलग डिवाइस है तो उसका अपना एक आईपी एड्रेस होगा। तो जब वेब सर्वर्स को रेप्लिकेट किया जाता है तो जो आईपी एड्रेसेस है वो भी बढ़ जाते हैं। सो जो डीएनएस है उसमें एक एंट्री के एक नेम के अगेंस्ट आपके पास सेट ऑफ आईपी एड्रेसेस आ सकता है, ठीक है। तो जब एक यूजर रिक्वेस्ट करेगा, लेट्स सपोज यूजर ने रिक्वेस्ट किया www.google.com, तो उसको इस रिक्वेस्ट की क्यूरी के रिस्पॉन्स में उसको सेट ऑफ आईपी एड्रेसेस दे दिया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपने पहली दफा एक सेट दिया तो उस सेट में से जो टॉप पे आईपी एड्रेस होगा उस आईपी पे रिक्वेस्ट सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। दोबारा से आपने google.com को रिक्वेस्ट किया तो दोबारा से आपको वही सेट ऑफ आईपी एड्रेसेस पहुंचाया जाएगा। तो दोबारा टॉप पे जो भी आईपी एड्रेस होगा वो आपको उस पे रिक्वेस्ट भेज दी जाएगी। तो इस तरह से क्या होगा कि एक ही वेब सर्वर पे जो टॉप पे जिसका आईपी एड्रेस मौजूद होगा उस पे लोड बढ़ता जाएगा। सो डीएनएस क्या करता है बेसिकली कि जो रोटेशन है वो प्रोवाइड कर देता है कि पहली दफा अगर आपको एक सेट ऑफ आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड किया गया तो अगली दफा वो सेट रोटेट कर दिया जाता है कि अगली दफा सेम आईपी आपका उस पे रिक्वेस्ट ना सेंड की जाए बल्कि डिफरेंट आईपी पे सेंड की जाए। तो इस तरह से आपके जो रेप्लिकेटेड वेब सर्वर्स हैं उन पे लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है इंस्टेड ऑफ डायरेक्टिंग ऑल दी लोड टू दी वन आईपी एड्रेस, ठीक है। तो ये वो सर्विसेज है जो हमारा डीएनएस अदर देन ट्रांसलेशन प्रोवाइड करता है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि क्यों हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस यूज कर रहे हैं, व्हाई वी डू नॉट यूज अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। तो इसका आंसर क्या है कि जब भी आप कोई एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम डेवलप करते हैं तो उसका हमेशा ये चांस होता है कि अगर वो सेंट्रल एंटिटी डाउन हो गई तो आपका पूरा जो सिस्टम है वो फेलियर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो उस फेलियर से बचने के लिए हम सेंट्रलाइज सिस्टम डीएनएस सिस्टम को अवॉइड करते हैं कि हमारा सिंगल पॉइंट फेलियर हो गया तो हमारा डीएनएस जो है वो डीएनएस का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ड्रॉप हो जाएगा, वो डाउन हो जाएगा। दूसरी जो बात है वो क्या है कि ट्रैफिक वॉल्यूमनेस हो जाती है, ट्रैफिक बढ़ जाती है। अगर आप कहते हैं कि आपने एक सेंट्रलाइज डीएनएस सिस्टम बना दिया तो सिर्फ ईमेल की अगर हम या एचटीटीपी की रिक्वेस्ट की बात करें तो वही मिलियंस ऑफ एचटीटीपी एंड ईमेल रिक्वेस्ट आ जाएंगी कि उनको रिप्लाई करते हुए एक जो सेंट्रलाइज वेब सर्वर है उसे बहुत ओवरबर्डन होना पड़ेगा, ठीक है। सो जो दूसरा डिसएडवांटेज है वो क्या है कि ट्रैफिक वॉल्यूमनेस हो जाती है। सो एक डिवाइस जो है वो ओवरबर्डन हो जाती है। तीसरा जिसका डिसएडवांटेज है वो क्या है कि सेंट्रलाइज डेटाबेस किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ही होगी। रही सी बात है, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमारी ये डेटाबेस ऑस्ट्रेलिया में पड़ी हुई है। सो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है। तो एक रिक्वेस्ट जो कि ऑस्ट्रेलिया से उस डेटाबेस तक जा रही है वो जल्दी रिजॉल्व हो जाएगी, जबकि एक रिक्वेस्ट जो पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया जा रही है सेंट्रलाइज डेटाबेस पे उसको रिक्वेस्ट को रिजॉल्व होने में टाइम लगेगा। तो जो आपका रिस्पॉन्स टाइम है वो वेरिएट करेगा और बढ़ जाएगा। जो चौथा डिसएडवांटेज है इट इज मेंटेनेंस, कि अगर आप अपने डीएनएस को बढ़ाना चाहते हैं, डेटाबेस को एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो सेंट्रलाइज डेटाबेस को एक्सटेंड करने के लिए आपको स्केलेबल बनाने के लिए आपको जो टास्क है वो ज्यादा परफॉर्म करने पड़ेंगे, इसलिए इसकी मेंटेनेंस डिफिकल्ट है। सो जो हमारे पास सेंट्रलाइज डेटाबेस है उसका डिसएडवांटेज क्या है कि इट डज नॉट स्केल एट द लेवल यू वांट टू स्केल इट। इसकी वजह से आप जो है वो सेंट्रलाइज डेटाबेस को अवॉइड करते हैं, बल्कि आप कोशिश करते हैं कि आपकी जो डेटाबेस है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो डीएनएस इज बेसिकली अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। सो हम अपनी जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है इसको हम हायरार्की में क्लासिफाई करते हैं 3 क्लासेस के अंदर। हम कहते हैं जो पहली क्लास है इट इज नोन एज रूट डीएनएस सर्वर्स। जो दूसरी क्लास है इसको हम कहते हैं टॉप लेवल डीएनएस सर्वर, टॉप लेवल डोमेन डीएनएस सर्वर, ठीक है, टीएलडी सर्वर इन्हें हम कहते हैं। और जो तीसरी हमारी क्लास है इट इज नोन एज अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर, ठीक है, अथॉरिटेटिव एटीएच हम कर देते हैं, अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज हमने एक वेबसाइट विजिट करनी है www.amazon.com। तो सबसे पहले क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट रूट सर्वर को अपनी क्यूरी सेंड करेगा। क्लाइंट www.amazon.com की क्यूरी रूट सर्वर को सेंड करेगा। रूट सर्वर क्या देखेगा कि इसकी एक्सटेंशन क्या है .com, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इसकी जो रिक्वेस्ट है वो टीएलडी सर्वर में .com सर्वर को भेज देगा।
अब .com सर्वर देखेगा कि ये .com तो है, लेकिन इसके पीछे सर्वर कौन सा हमें चाहिए, amazon.com सर्वर। तो ये क्या करेगा, ये अमेजोन के अथॉरिटेटिव सर्वर को ये रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देगा। अब जो अमेजोन का सर्वर है, वहां से जो amazon.com का आईपी एड्रेस है वो गेट किया जाएगा और सर्वर जो क्लाइंट है उसे वापस भेज दिया जाएगा that this is the IP address of amazon.com that you are looking for. Now open the TCP connection with this IP address. तो अब ये TCP कनेक्शन ओपन हो गए और वहां पे आपकी जो कम्युनिकेशन है वो की जाएगी इस ओपन टीसीपी कनेक्शन से, ठीक है। तो ये हमारे पास है हायरार्की डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की, जिसमें 3 क्लासेस हैं, एक रूट डीएनएस सर्वर्स हैं, एक टीएलडी सर्वर्स हैं और फिर हमारे पास अथॉरिटेटिव सर्वर्स हैं। अब हम देखते हैं कि डिटेल में कि किस तरह से, एज वी हैव डिस्कस, कि सबसे पहले रिक्वेस्ट रूट डीएनएस के पास जाती है, रूट डीएनएस के पास अगर ना हो तो वो टीएलडी को भेज देती है और अल्टीमेटली आपकी जो आईपी एड्रेस ट्रांसलेशन है वो होके आपके जो रिक्वेस्टेड होस्ट है उसे पहुंचा दी जाती है। टीएलडी और अथॉरिटेटिव सर्वर्स बेसिकली क्या है, टीएलडी इज टॉप लेवल डोमेन सर्वर। ये बेसिकली सर्वर्स हैं जो कि आपके .com, org, .net, .edu, .job, .aero या आपकी जितनी भी एक्सटेंशंस हैं जो कि कंट्री वाइज हैं उनको हैंडल करती हैं। जैसे कि यूके के लिए .uk एक्सटेंशन होती है, फ्रांस के लिए .fr होती है, कनाडा के लिए CA है, जापान के लिए JP है, इसी तरह पाकिस्तान के लिए .pk होता है। तो जो ये DLD सर्वर्स हैं इनकी एक्सटेंशन ये होती हैं। जितने भी आपके ये सर्वर्स हैं, TLD सर्वर्स हैं, इनको मेंटेन कर रहा होता है एक रजिस्ट्रार। सो नेटवर्क सोल्यूशन बेसिकली क्या है, एक DNS रजिस्ट्रार है जो कि आपके .com के जितने भी TLD सर्वर्स हैं उनको मेंटेन करता है, ठीक है। और एड्यूकाज आपका एक ऐसा नेटवर्क DNS एडमिनिस्ट्रेटर है जो कि आपके जितने भी .edu के TLD सर्वर्स हैं उनको मेंटेन करता है, ठीक है। अथॉरिटेटिव DNS सर्वर बेसिकली क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के अपने DNS सर्वर्स होते हैं जिन्हें वो खुद ऑर्गेनाइज और हैंडल करते हैं ताकि IP टू नेम मैपिंग हो सके। ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खुद मेंटेन कर सकती है या कोई भी सर्विस प्रोवाइडर मेंटेन कर सकता है, जैसे कि HEC एक सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे हमारे अथॉरिटेटिव DNS सर्वर्स को मैनेज करता है। लोकल DNS की बात जब हम करते हैं तो लोकल DNS इज एक्चुअली अ प्रॉक्सी सर्वर। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वेबसाइट जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर पढ़ा है कि प्रॉक्सी सर्वर या जो कैश सर्वर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वेब सर्वर्स क्या होते हैं। उसी तरह से हमारा लोकल DNS बेसिकली क्या है, इसको आप हायरार्की में बेसिकली किसी एक लेवल पे या किसी एक क्लास में फिट इन नहीं कर सकते, बल्कि आप कहते हैं कि ये एक रेजिडेंशियल ISP या किसी कंपनी या किसी यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद होता है और इसे हम बेसिकली डिफॉल्ट नेम सर्वर के नाम से पहचानते हैं। अब ये क्या होता है बेसिकली, लेट्स सपोज आई एम सिटिंग इन अ रेजिडेंशियल ISP और मेरा मैं कहती हूँ मैं क्लाइंट A हूँ, ठीक है, और मेरा ये लोकल DNS है, मैं कहती हूँ लोकल DNS है, ठीक है, ये मेरा लोकल DNS है। मैं क्या करूंगी, मैं लेट्स सपोज कहती हूँ मुझे रिक्वेस्ट करना है www.amazon.com को, ठीक है, amazon.com को रिक्वेस्ट करना है। तो क्या करेगा, मेरी जो रिक्वेस्ट है वो जाएगी लोकल DNS के पास, क्योंकि लोकल DNS के पास amazon.com का IP एड्रेस नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये रूट DNS को रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। अब रूट DNS जैसे भी करके जो भी प्रोसीजर है वो हम आगे देखते हैं कि कौन सा प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर फॉलो करके इसको वापस भेजेगी कि जो amazon.com है उसका IP एड्रेस ये है, वो अपना IP जो amazon.com का IP है वो अपने पास भी स्टोर करेगा और वापस भेज देगा A को, मुझे भेज देगा कि जो IP amazon.com का आपने रिक्वेस्ट किया था वो ये है। तो अब TCP कनेक्शन मेरा इस पे ओपन होगा। लेट्स सपोज सेम रेजिडेंशियल ISP में एक और यूजर है B, वो भी कहता है कि उसको भी amazon.com का IP एड्रेस चाहिए। तो अब यहाँ पे आप देखें तो कैश के पास ऑलरेडी IP एड्रेस मौजूद है amazon.com का, तो वो यहीं से रिप्लाई कर देगा बजाय इसके कि वो रिक्वेस्ट दोबारा रूट को भेजे, ठीक है। सो व्हेन द होस्ट मेक DNS क्यूरी इज सेंट टू द लोकल DNS, ठीक है, पहले लोकल DNS को भेजी जाएगी, हैज लोकल कैश ऑफ द रिसेंटली नेम टू एड्रेस ट्रांसलेशन पेयर मे बी आउट ऑफ डेट। तो कहता है कि इसके पास ऑलरेडी जो रिसेंटली क्यूरीज की जाती हैं उनका IP एड्रेस मौजूद होता है, तो ये यहीं से रिप्लाई कर देता है इंस्टेड ऑफ बॉदरिंग द रूट और TLD और अथॉरिटेटिव DNS सर्वर्स अगेन।
इट एक्ट एज प्रॉक्सी एंड फॉरवर्ड द क्यूरी इनटू द हिरार्की। अगर तो जरूरत पड़ी तो ये हिरार्किकल जितनी भी हमारे पास क्लासेस है उनको फॉरवर्ड करेगा, और अगर नहीं जरूरत पड़ेगी तो ये खुद ही रिप्लाई कर देगा। ठीक है, अगर हम लोकल डीएनएस को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने रेजिडेंशियल या आईएसपी के अंदर, तो उसकी वजह से हमारी ट्रैफिक रूट सर्वर तक जाने और टीएलडी सर्वर तक जाने कम हो जाती है। ठीक है, तो रिस्पॉन्स टाइम बढ़ जाता है। अब जब हम बात करते हैं कि किस तरह से रिजॉल्व की जाता है नेम, हमने अभी डिस्कस किया कि रूट सर्वर को रिक्वेस्ट कर दी जाती है, तो रूट सर्वर आगे कैसे उसका आईपी एड्रेस सर्च करके लेके आता है, ये दो टेक्निक्स हैं। एक टेक्निक कहलाती है आइटरेटिव अप्रोच और दूसरी टेक्निक कहलाती है रिकर्सिव अप्रोच। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास एक होस्ट है cis.poly.edu और वो कहता है कि उसे gaia.cs.umass.edu का आईपी एड्रेस चाहिए। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करेगा लोकल डीएनएस को कि आई वांट द आईपी एड्रेस ऑफ gaia.cs.umass.edu। ठीक है, लोकल डीएनएस के पास उसका आईपी एड्रेस नहीं है, तो ये क्या कहेगा, ये आइटरेटिव अप्रोच के अंदर ये क्या करेगा, ये रूट डीएनएस से रिक्वेस्ट करेगा कि प्रोवाइड मी द आईपी एड्रेस ऑफ रिक्वेस्टेड जो होस्ट है उसका आईपी एड्रेस प्रोवाइड। तो रिक्वेस्टेड आईपी किसका है, gai.cs.umass.edu का। ठीक है, रूट डीएनएस ऐसे कहता है that I don't know the IP address of requested host but you ask TLD सर्वर। तो रूट डीएनएस किसका एड्रेस रिप्लाई में भेजता है, TLD सर्वर का। अब लोकल डीएनएस TLD को कहता है कि मुझे gaia.cs.umass.edu का आईपी एड्रेस चाहिए। अब TLD डीएनएस कहता है मेरे पास आईपी नहीं है, लेकिन तो मैं अथॉरिटेटिव डीएनएस का एड्रेस भेज रहा हूं, उससे पूछो। अब अथॉरिटेटिव डीएनएस को लोकल सर्वर प्रॉब करता है कि मुझे इसका एड्रेस चाहिए, तो इसके पास इसका आईपी एड्रेस मौजूद होता है। ये क्या करता है, इसका आईपी एड्रेस इसे रिटर्न भेजता है और लोकल डीएनएस अपने पास उसे कैश करता है और वापस जो रिक्वेस्टिंग होस्ट है उसे भेज देता है। इस अप्रोच में बेसिकली हम फॉलो क्या कर रहे हैं कि जो भी कॉन्टेक्टेड सर्वर है वो रिप्लाई करता है कि इस अगले सर्वर का एड्रेस भेज देता है कि तुम इससे पूछो, मेरे पास नहीं है। जैसे रूट को भेजा गया तो रूट कहता है मेरे पास नहीं है, लेकिन तुम टीएलडी को पूछ लो। टीएलडी कहता है मेरे पास नहीं है, लेकिन अथॉरिटेटिव से पूछ लो। अथॉरिटेटिव के पास था तो उसने वापस भेज दिया। ठीक है, तो बेसिकली जो हर कॉन्टेक्टेड सर्वर वो क्या कहता है कि आई डोंट नो द नेम बट आस्क दिस सर्वर। डीएनएस सर्वर को की जो नेम रेजोल्यूशन है उसका जो दूसरा अप्रोच है इट इज रिकर्सिव अप्रोच। इसमें क्या होता है कि जो रिक्वेस्टिंग होस्ट है वो कहता है लोकल डीएनएस को कि प्रोवाइड मी द आईपी एड्रेस ऑफ पर्टिकुलर होस्ट। तो कहता है मेरे पास नहीं है, लेट मी आस्क द रूट डीएनएस। रूट डीएनएस से पूछता है तो रूट डीएनएस कहता है कि मेरे पास नहीं है, लेकिन वेट आई विल आस्क टीएलडी सर्वर। तो रूट डीएनएस खुद ही आगे टीएलडी को कहता है कि मुझे ये आईपी एड्रेस चाहिए। टीएलडी कहता है मेरे पास नहीं है, लेकिन वेट मैं अथॉरिटेटिव डीएनएस से पूछता हूँ। तो वो अथॉरिटेटिव डीएनएस से रिक्वेस्ट करता है कि इस एक पर्टिकुलर होस्ट है उसका आईपी एड्रेस बताओ। अथॉरिटेटिव डीएनएस क्या करता है, उसके पास चूंकि एड्रेस मौजूद होता है तो वो टीएलडी को कहता है जो रिक्वेस्ट तुमने की है उसका आईपी एड्रेस की है। टीएलडी कहता है रूट को जो रिक्वेस्ट तुमने की थी उसका आईपी एड्रेस की है। रूट को किसने रिक्वेस्ट की थी, लोकल डीएनएस ने, तो ये से कहता है कि जो रिक्वेस्ट तुमने की थी उसका आईपी ये है। फिर लोकल डीएनएस को किसने रिक्वेस्ट की होती थी, cis.poly.edu ने, तो ये सिर्फ रिक्वेस्ट वापस भेज देता है कि जो आईपी आपने रिक्वेस्ट किया था वो ये है, नाउ ओपन टीसीपी कनेक्शन ऑन दिस एंड कम्युनिकेट। ठीक है, तो इस रिकर्सिव अप्रोच में बेसिकली क्या होता है कि जितना भी बर्डन है नेम रेजोल्यूशन का वो जिस सर्वर को आप कांटेक्ट कर रहे हो उस पे शिफ्ट हो जाता है। जैसे कि रिक्वेस्टिंग होस्ट ने लोकल पे किया, लोकल को किया था, लोकल ने डीएनएस को किया था, तो सारा बर्डन लोकल डीएनएस से शिफ्ट हो गया आपके रूट डीएनएस को। रूट डीएनएस ने टीएलडी को किया तो सारा बर्डन टीएलडी पे शिफ्ट हो गया। टीएलडी ने अथॉरिटेटिव को किया तो सारा बर्डन अथॉरिटेटिव पे शिफ्ट हो गया। जबकि जो आइटरेटिव अप्रोच है उसमें सारा बर्डन लोकल डीएनएस पे होता है, क्योंकि लोकल डीएनएस बार बार हर किसी से पूछ रहा होता है कि यू नो द आईपी एड्रेस ऑफ दिस। वो कहता है नहीं मुझे नहीं पता, फिर उसे कहता है मुझे नहीं पता लेकिन तुम खुद इससे पूछ लो। इसमें खुद पूछने वाली लोकल डीएनएस नहीं पूछ रहा, बल्कि जिस सर्वर को कांटेक्ट किया जा रहा है वो खुद ही आगे पूछता जा रहा है। तो इट इज अ रिकर्सिव अप्रोच कि ऑटोमेटिकली अगला सर्वर कॉल किया जा रहा है। ठीक है, तो आप नहीं कॉल कर रहे, तो जितना भी लोड है वो अपर सर्वर्स पे शिफ्ट हो गया। अब हम जब बात करते हैं डीएनएस कैशिंग की, तो कैशिंग जब हमने वेब सर्वर या प्रॉक्सी सर्वर पढ़ा था वहां पे भी हमने बात की थी। कैशिंग का एक डिसएडवांटेज क्या है कि कैशिंग में आउटडेटेड डेटा आपने स्टोर किया होता है जो कि चेंज हो चुका होता है।
जब हम कैशिंग की बात करते हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जब भी एक प्रॉक्सी सर्वर या जो आपका लोकल डीएनएस सर्वर है वो रिक्वेस्ट करेगा तो वो अपने पास आईपी को कैश कर लेगा। अब वो आईपी कितने टाइम के लिए कैश होता है, इट इज नोन एज टीटीएल, टाइम टू लिव, ठीक है। और ये नॉर्मली टिपिकली अगर हम देखें कि ये 2 दिन का होता है, उसके बाद जो आपकी कैश एंट्रीज है वो ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाती हैं और दोबारा से नई एंट्रीज होती हैं। कैश का एक एडवांटेज क्या है कि आपका टीएलडी सर्वर्स जो हैं वो उनका एड्रेस कैश कर लिया जाता है, तो आपके रूट सर्वर को बार बार विजिट नहीं किया जाता, बल्कि टीएलडी से ही रिक्वेस्ट को रिजॉल्व करवा लिया जाता है। अब जब हम बात करें आउटडेटेड की, तो लेट्स सपोज हम कहते हैं कि एक सर्वर है, ठीक है, उसका आईपी चेंज हो गया। अब जब उसका आईपी चेंज हो गया तो जब तक सारे जितने भी कैश सर्वर्स हैं उनका आईपी जो टीटीएल है वो एक्सपायर नहीं हो जाता, तब तक आप उसे अपडेट नहीं कर सकते। सो इसके लिए, इस प्रॉब्लम के लिए आईटीएफ स्टैंडर्ड जो इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स है, उस टास्क फोर्स है, उसने RFC 2136 के अंदर एक मैकेनिज्म प्रोवाइड किया अपडेट और नोटिफाई का, जिसके थ्रू आप कैश को अपडेट कर सकते हो, रिकॉर्ड्स को अपडेट कर सकते हो। अब हम आते हैं कि डीएनएस रिकॉर्ड्स को किस फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। बेसिकली जो हमारे पास डीएनएस का फॉर्मेट है उसमें 4 कैटेगरी, 4 पॉइंट्स हैं। पहला है नेम, दूसरा है वैल्यू, तीसरा है टाइप और फिर टीटीएल है। टीटीएल इज टाइम टू लिव, इससे हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, बाकी 3 चीजें हम कहते हैं चेंज होंगी। टाइप हमारे पास 4 टाइप्स हो सकती हैं, या तो ए हो सकती है, या एनएस हो सकती है, या सी नेम हो सकती है, या फिर एमएक्स हो सकती है। अब टाइप पे डिपेंड करता है कि नेम और वैल्यू की जो स्ट्रिंग्स है वो क्या होंगी, ठीक है। अगर आपके पास टाइप ए है तो नेम की जगह स्टोर होगा होस्ट नेम और वैल्यू की जगह स्टोर होगा आईपी एड्रेस। अगर आपकी टाइप एनएस है तो नेम की जगह आपने डोमेन नेम स्टोर करना है और वैल्यू की जगह आप अथॉरिटेटिव जो भी सर्वर होगा उसकी डोमेन स्टोर करेंगे। अगर आपके पास सी नेम है तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 2 टाइप के नेम होते हैं, एक कैनोनिकल नेम होता है, एक अलाइज नेम होता है। तो जो आपका नेम है इसकी जगह तो आप अलाइज नेम स्टोर करेंगे, जो वैल्यू है इसकी जगह आप स्टोर करेंगे कैनोनिकल नेम, ठीक है। जो आपके पास टाइप एमएक्स है, अगर आपने एमएक्स को स्टोर किया तो आपके पास जो वैल्यू है वहां पे तो मेल सर्वर का एड्रेस आएगा और जो नेम है उसकी जगह आपने जो भी आपकी अलाइज नेम है मेल सर्वर का वो आप स्टोर करेंगे। फिर हम आते हैं कि किस तरह से हमारे पास डीएनएस प्रोटोकॉल, जो कि हम कह रहे हैं कि इट हैज सेम मैसेज टाइप एज एचटीटीपी प्रोटोकॉल के, जैसे एचटीटीपी में रिक्वेस्ट और रिस्पांस मैसेज होता है, इसी तरह से यहाँ पे भी हमारे पास क्यूरी एंड रिप्लाई मैसेजेस हैं। तो इस मैसेज का भी कोई ना कोई फॉर्मेट होगा। अब वो फॉर्मेट क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो क्यूरी या रिप्लाई मैसेज है वो इस फॉर्मेट में होता है। उसका एक हेडर होता है जो कि 12 बाइट्स का होता है और इस 12 बाइट को फर्दर डिवाइड किया जाता है आइडेंटिफिकेशन नंबर, फ्लैग एंड क्वेश्चंस एंड अथॉरिटी रिसोर्स रिकॉर्ड, आंसर रिसोर्स रिकॉर्ड, एडिशनल रिसोर्स रिकॉर्ड, ठीक है। हर जो हमारे पास नंबर है या जो हर जो हमारे पास फील्ड है वो हमारे पास है 2 बाइट की। तो टोटल अगर आप देखें तो 6 फील्ड है और हर फील्ड 2 बाइट की है, तो टोटल हमारे पास 12 बाइट्स का हेडर बनता है। आइडेंटिफिकेशन नंबर बेसिकली हमारे पास है 16 बिट्स का, विच इज 2 बाइट्स, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन नंबर बेसिकली क्या बताता है हमें कि हमारा क्यूरी का नंबर कौन सा है। लेट्स सपोज हमने क्यूरी की तो हमने आइडेंटिफिकेशन नंबर सेट किया 121। तो जब इस क्यूरी का रिप्लाई आ रहा होगा तो उसमें भी आइडेंटिफिकेशन नंबर 121 स्टोर होगा, जो कि हमें बताएगा कि जो क्यूरी आपने की थी ये उसका रिस्पॉन्स है या ये उसका रिप्लाई है। फ्लैग बेसिकली हमें क्या बताता है कि हमारे पास जो हमने मैसेज भेजा है वो क्यूरी है या वो रिस्पॉन्स है, ठीक है। हम अगर क्यूरी भेज रहे हैं तो फ्लैग 0 सेट होता है और अगर रिप्लाई आ रहा होता है तो फ्लैग 1 सेट किया जाता है। इसी तरह से रिकर्जन को अप्लाई किया गया है या आप की रिकर्सिव अप्रोच है या आइटरेटिव अप्रोच है, जो भी आप फॉलो कर रहे होते हैं वो आपको फ्लैग बताते हैं। इसके बाद जो फील्ड्स हैं क्वेश्चंस, आंसर, अथॉरिटी एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्वेश्चंस में वो हमें बताता है बेसिकली कि आपने जो रिकॉर्ड स्टोर किया वो किस टाइप का रिकॉर्ड स्टोर किया, ठीक है। जो आंसर्स है उसमें हमें बताता है कि जो आपकी रिस्पांस क्यूरी है वो किस टाइप की है। अथॉरिटी में वो आपको बताता है कि जो आपके अथॉरिटेटिव सर्वर्स हैं उनका जो एड्रेस है या उनका रिकॉर्ड है वो किस टाइप का है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो भी आपको एक्स्ट्रा हेल्पफुल इंफॉर्मेशन रिक्वायर होती है वो मौजूद होती है। अब हम आते हैं
कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से रिट्रीव करना है स्टोर्स को, जो रिसोर्स रिकॉर्ड है या डेटाबेस से किस तरह से आपने नेम को रिट्रीव करना है, लेकिन हमने ये डिस्कस नहीं किया अभी तक कि किस तरह से आपने डीएनएस के अंदर रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है। लेट्स सपोज आपने एक नई कंपनी स्टार्ट की है जिसका नाम आपने रखा नेटवर्क यूटोपिया। अब आप एक डीएनएस, एक एंटिटी है जिसका नाम है डीएनएस रजिस्ट्रार, आप उसके पास जाएंगे। डीएनएस रजिस्ट्रार क्या करेगा, देखेगा कि आपका जो नेम है, जो डोमेन नेम आपने रखा है विच इज networkutopia.com, वो यूनिक है कि नहीं, वो ऑलरेडी डीएनएस में मौजूद तो नहीं है। अगर वो यूनिक होगा तो वो क्या करेगा, वो डीएनएस में उसकी एंट्री करेगा और उसके बदले में आपसे जो भी फी है वो चार्ज करेगा। ठीक है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, नेटवर्क सॉल्यूशन हमारा एक डीएनएस रजिस्ट्रार है, ठीक है, जो कि .com जितने भी टीएलडी सर्वर्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन करता है। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, जो रजिस्ट्रेशन के लिए आएगा वो क्या प्रोवाइड करेगा, नेम ऑफ द डोमेन एंड आईपी एड्रेस ऑफ अथॉरिटेटिव नेम सर्वर। ठीक है, लेट्स सपोज रजिस्ट्रार ने जब डेटाबेस में एंट्रीज की तो उसने 2 एंट्रीज की हैं .tld सर्वर्स के लिए। टीएलडी सर्वर .com के लिए क्यों कर रहा है, क्योंकि हम जो नेटवर्क रजिस्ट्रार ले रहे हैं वो नेटवर्क सॉल्यूशंस का। ठीक है, अगर यहाँ पे educause होता है यहाँ पे, तो वो .edu के लिए एंट्रीज करता। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 रिकॉर्ड एंटर किए, एक एनएस टाइप का रिकॉर्ड है, एक ए टाइप का रिकॉर्ड है। एनएस में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने डोमेन एंटर की और फिर अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर का एड्रेस लिखा, और डीएनएस सर्वर में जो टाइप ए है उसमें हमने क्या किया, अथॉरिटेटिव सर्वर का एड्रेस लिखा और उसका अथॉरिटेटिव सर्वर का नाम रखा और उसका आईपी एड्रेस रखा। ठीक है, कि अगर अथॉरिटेटिव सर्वर dns1.networkutopia.com के लिए कोई रिक्वेस्ट आएगी तो उसे 121.121.121.1 पे फॉरवर्ड किया जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं डेटाबेस के अंदर। हमने एक पॉइंट ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर लिया कि डीएनएस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर नेटवर्क एप्लीकेशंस टू बी फंक्शनल। सो जब एक चीज इंपॉर्टेंट है तो उसको सिक्योर करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम एक केस स्टडी देखें तो उसमें हमें बताया जाता है कि 2002 में अक्टूबर में ही डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक किया गया रूट सर्वर पे, जिसमें एक प्रोटोकॉल है विच इज नोन एज ICMP विच इज इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। उसके मैसेजेस को बम्बार्ड किया गया रूट डीएनएस सर्वर पे, लेकिन चूंकि रूट डीएनएस पे ट्रैफिक फिल्टरिंग की फैसिलिटी मौजूद थी सो उस अटैक को सक्सेसफुल नहीं बनाया जा सका। सो अभी तक जो हमारे रूट डीएनएस सर्वर्स हैं उनको अटैक नहीं किया जा सका, अभी तक सक्सेसफुली अटैक नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां पे हमने ट्रैफिक फिल्टरिंग की टेक्निक अप्लाई की हुई है। इस अटैक को रोकने का एक और प्रोसीजर क्या है कि आप डीएनएस सर्वर्स को रोबस्ट बनाओ, जिसकी वजह से आप जब लोकल डीएनएस सर्वर्स को रोबस्ट बनाएंगे तो आपकी रिक्वेस्ट रूट डीएनएस तक जाएगी नहीं। जितनी कम रिक्वेस्ट वहां पे जाएगी उतनी कम फिल्टरिंग होगी और उतनी रिक्वेस्ट जो आपके बोगस मैसेजेस हैं उनको फिल्टर आउट करने में आसानी होगी। इसी तरह से दूसरी टाइप क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक की, कि आप टीएलडी सर्वर्स को बम्बार्ड करो, एंड इट इज एक्चुअली मोर डेंजरस देन अटैकिंग डीएनएस सर्वर्स, क्योंकि डीएनएस सर्वर्स और जो रूट डीएनएस सर्वर्स हैं और अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर्स हैं उनके दरमियान में जो कनेक्टिंग एंटिटी है वो टीएलडी सर्वर्स है। अगर टीएलडी सर्वर्स डाउन हो जाते हैं तो आपके लोकल डीएनएस और अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर्स आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो इसको भी सिक्योर करने का प्रोसीजर क्या है कि आप लोकल डीएनएस को रिवर्स बनाओ। जब लोकल डीएनएस में टीएलडी सर्वर्स का एड्रेस ऑलरेडी मौजूद होगा तो लोकल टीएलडी सर्वर्स पे रिक्वेस्ट कम से कम भेजी जाएगी, जिसकी वजह से इसे हम सिक्योर कर सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास टाइप है अटैक्स की, इट इज रीडायरेक्ट अटैक्स। रीडायरेक्ट अटैक्स बेसिकली क्या है कि एक टाइप है जिसमें मैन इन द मिडल अटैक क्या है कि जो आप क्यूरी सेंड कर रहे हैं वो क्यूरीज बजाय इसके कि वो आपके डीएनएस सर्वर्स तक जाएं, वो दरमियान में एक कोई भी एंटिटी है वो इंटरसेप्ट कर रही है और डीएनएस की बजाय वो आपको रिप्लाई कर रही है कि जो रिक्वेस्टेड आईपी जो रिक्वेस्टेड वेबसाइट है उसका आईपी है। ठीक है, तो अब आपने जो रिक्वेस्ट किया था आईपी एड्रेस उसकी जगह आपको एक और आईपी भेज दिया गया, तो जो आपका ब्राउजर है वो टीसीपी कनेक्शन उसके साथ ओपन कर लेगा और वो जो भी इंफॉर्मेशन आपको सेंड कर रहा होगा आप वो रीड कर रहे होंगे या वो इंटरसेप्ट कर रहे होंगे। डीएनएस पॉइजनिंग क्या है कि बजाय इसके कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो दरमियान में से इंटरसेप्ट की जाए, वो डीएनएस को ही पॉइजन कर दिया जाता है कि डीएनएस में एक्चुअल एंट्रीज की बजाय बोगस एंट्रीज कर दी जाती हैं। कि जब लेट्स सपोज आप कहते हो कि facebook.com की रिक्वेस्ट
192.168 से 2.10 पे जानी चाहिए, तो वो रिक्वेस्ट बजाय इसके कि डीएनएस सर्वर में 2.10 स्टोर हुआ हुआ हो, वहां पे 3.10 स्टोर हुआ हुआ है। तो जब आपने डीएनएस सर्वर से रिक्वेस्ट की तो उसने अपनी तरफ से तो ठीक रिप्लाई किया, लेकिन आपकी रिक्वेस्ट एक बोगस सर्वर पे जाएगी विच इज 3.10 विच इज नॉट एक्चुअली द एड्रेस ऑफ फेसबुक। ठीक है, सो सिर्फ अटैकिंग डीएनएस सर्वर में अटैक्स ही नहीं है, बल्कि आप डीएनएस जो आपके सर्वर्स हैं उनको एक्सप्लॉइट करके डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स का पार्ट भी बना सकते हैं। वो कैसे कि बजाय इसके कि आप डीएनएस सर्वर्स को अटैक करें, आप उन्हें अटैकर बना लें। आप कहते हैं कि जो डीएनएस है उसने क्यूरीज का रिप्लाई करना है, ठीक है, तो हम अब किसी एक आईपी एड्रेस ने रिक्वेस्ट किया कि मुझे पर्टिकुलर आईपी एड्रेस चाहिए, ठीक है, पर्टिकुलर वेबसाइट का आईपी एड्रेस चाहिए, तो अगर आपका डीएनएस कॉम्प्रोमाइज हुआ तो वो क्या करेगा, वो उस एक रिक्वेस्ट के जवाब में इतने मैसेजेस, इतनी क्यूरीज का रिप्लाई करेगा कि जो आपका टारगेटेड आईपी एड्रेस है वही चोक हो जाएगा। ठीक है, तो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक यही है ना कि इतनी इंफॉर्मेशन सेंड की जाए कि आपका जो जिसको आपने अटैक करना है वो सोर्स ही डाउन हो जाए। तो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक में जब डीएनएस इतनी क्यूरीज का रिप्लाई कर रहा होगा कि जो टारगेटेड वेब सर्वर है या जो टारगेटेड मेल सर्वर होगा वही डाउन हो जाएगा। तो आपने जो डीएनएस सर्वर है उसी को कॉम्प्रोमाइज करके डिनाइल ऑफ सर्विस का पार्ट बना लिया। ठीक है, so this is how you can attack a DNS server at the same time you when you know कि इस तरह से अटैक किए जा सकते हैं, तो आप अपने डीएनएस सर्वर्स को उनके इस इन अटैक्स के अगेंस्ट तैयार भी कर सकते हैं। ठीक है, so this is what you should know about DNS servers। आई होप आपको समझ आ गया।